Welcome to the third and the last part of the chapter, The Advent of Christianity. इमर्जेंस ऑफ द टर्क एंड मंगोल्स। तो यहाँ से अब हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ टर्क्स एंड मंगोल्स। इमर्जेंस मतलब निकलना। तो अचानक से ना पूरा दुनिया में फेमस होने लगा टर्क्स और मंगोल्स, क्योंकि उसके जो राजा थे उनका भी नीति यही था, उनका भी प्रिंसिपल यही था कि अब कब्जा करो सब कुछ। ठीक है, जैसे रोमन अम्पायर में कब्जा करते थे ना, पूरे एरिया को कब्जा किए, तो वैसे इनका भी सोच बिल्कुल सेम था। Parallel to the developments in Europe, this period also saw the rise of the Turks and the Mongols. ठीक है, वैसे आपको पता है टर्क्स और मंगोल्स कहाँ से निकले थे? वेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैप है, यहाँ पे आपको मंगोलिया दिख रहा है, मंगोलिया। तो यहाँ से निकला था मंगोल्स, और ऐसा माना जाता है कि ये जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में टोटल 5 कंट्री है जिनका नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहाँ से निकला था टर्क्स। ठीक है, तो मंगोलिया से निकले थे मंगोल्स, और टर्क्स जो थे ये सेंट्रल एशिया से निकले थे। The high plateau of Mongolia, east of the Altai Mountains, is ravaged only by Scandinavian as a region from which successive wave of tribesmen had emerged to prey upon the more expeditionary neighbors. तो इसका मतलब है कि मंगोलिया के एक पहाड़ थे, मंगोलिया एक पहाड़ पे है, ठीक है, और उस हाई प्लेटू मतलब वो जो माउंटेन है वहाँ पे उसका नाम है एल्टाई माउंटेन। ठीक है, वहाँ से निकले थे लोग, कुछ लोग, और फिर वो कब्जा करना स्टार्ट किए थे। द इमर्जेंस ऑफ द टर्क फ्रॉम द मंगोलिया वॉज ग्रेजुअल एंड अनचैटर्ड प्रोसेस. Each successive wave made its first appearance in history only when Turkish tribes or warrior acquired power in some new region. ठीक है, तो जब नया नया जगह को कब्जे करने लगे ना, तो ये पूरे दुनिया में फेमस होने लगे कि अरे तरीका, जैसे कि रोम में कब्जा कर रहा था ना रोमन अम्पायर्स, वैसे ही सुनते हैं कुछ और राजा निकला है जो कि उसी तरीके से कब्जा कर रहा है। Whether it was the Khajaras, the Seljuks or other such groups. तो ये जो ग्रुप है मतलब कुछ लोग रहते थे, ठीक है, तो कुछ मतलब इनके ग्रुप का नाम था द सेल्जुक्स, फिर है खाजराज। ठीक है, ये सभी ग्रुप्स के नाम हैं, ग्रुप लोग, ये इनमें लोग रहते थे और ये हमला करते थे और फिर वो एक्वायर कर लेते थे उस जगह को। The sudden eruption of the Mongol from their homeland was different from their Turks. Their astonished expansion spanning the breadth of Asia. जब ना ये मंगोलिया कब्जा करने के लिए निकले ना, तो एशिया के सारे कंट्रीज़ जो थे वो अपने सांस थाम लिए थे और सभी डरे हुए थे कि कहीं हमें भी कब्जा ना कर ले। Can be precisely dated from the early 13th century and is attributed to the military genius of one man, जंगीज़ खान। एक राजा जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, वो मंगोलिया के रहने वाले थे, उसका नाम था जंगीज़ खान। ठीक है, जंगीज़ खान या जंगीज़ खान भी कहते हैं इसे। तो वो इतने क्रूर और बेरहम शासक थे ना कि वो जिसको मारते थे ना उसका गला काट के ना पूरे चौराहे पे लटका के रखते थे और बोलते थे कि राजा के विरुद्ध जो जाने का कोशिश करेगा उसका यही हश्र होगा, यानी कि उसको ऐसा ही पनिशमेंट मिलेगा। और पूरा लोग उनसे डरे हुए रहते थे, उनसे पूरा उनके देश के तो लोग डरे हुए ही रहते थे, साथ में जो भी नेबरिंग थे ना कंट्री, उनके भी लोग डरे हुए रहते थे जंगीज़ खान से। Turkish tribe to the east of Khajras were settled around the cities of Bukhara or Samarkand. Samarkand succumbed to the power religious influence. Their own religion was समनसियम, बट दे कन्वर्टेड टू इस्लाम। पहले जो टर्किश ट्राइब थे, इनका जो धर्म होता था वो सैमनिसियम होता था। ठीक है, बाद में ये सभी कन्वर्ट होकर इस्लाम बन गए। दिस ब्रॉट दैम विद इन द मुस्लिम खलीफत विच फ्रॉम 762 क्राइस्ट एरा बेस्ड इन बगदाद। वी विल लर्न मोर अबाउट इन दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जिसमें कि इमर्जेंस ऑफ इस्लाम है ना, कि इस्लाम कैसे पूरे दुनिया में फैला, तो उसमें इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। द बगदाद खलीफेट वॉज द पर्शियन अम्पायर इन न्यू गाइस
Within this empire, the Turk played an increasingly important role, both as tribal allies and as slaves in Persian armies. Gradually, the Turks began to crave out territories for themselves. और फिर जो टर्क्स थे वो धीरे धीरे कब्जा करने लगे अपने पड़ोस के शहरों को, स्टेट्स को. इन द 11th सेंचुरी दे कैप्चर्ड द हॉली लैंड ऑफ जेरूसलम. और टर्क ने 11th सेंचुरी को जेरूसलम में जाकर वहाँ कब्जा कर लिया. दिस लेड टू रिलीजियस वॉर बिटवीन दैम इन द एंड द क्रिश्चियंस. तो आपको पता होना चाहिए कि जेरूसलम क्रिश्चियन लोग के लिए भी बहुत पवित्र स्थान है ना. तो क्रिश्चियन लोग के लिए जो पवित्र स्थान था जेरूसलम, उसमें ना ये टर्किश लोग जाकर कब्जा कर लिए. और टर्किश ये कौन से धर्म के थे? ये पहले तो कोई और धर्म के थे, बट बाद में ये कौन सा धर्म अपनाने लगे? बाद में ये इस्लाम धर्म अपनाने लगे थे. और फिर क्या हो गया? युद्ध होना स्टार्ट हो गया. किन के बीच में? ये टर्क यानी कि इस्लाम के बीच में और क्रिश्चियंस के बीच में. क्रिश्चियंस का कहना था कि तुम मेरा हॉली लैंड कैसे कब्जा कर सकते हो. और फिर इसके बाद ही धर्म युद्ध होना चालू हो गया. और इसी धर्म युद्ध को ही कहते हैं क्रूसेड्स. ठीक है, द क्रूसेड्स. ठीक है, द क्रूसेड्स. The Crusades were a series of religious war sanctioned by the Latin Church in the medieval period between 1095 Christ era and 1291 Christ era, which believed that fighting in crusades would ensure forgiveness of sins. तो लैटिन चर्च ने ऐसा बोला कि ये जो क्रूसेड्स, ये जो धर्म युद्ध में जो भी क्रिश्चियंस इस्लाम के विरोध में लड़ाई करेगा, उसके जितने भी पाप किए अपने लाइफ में, वो सभी माफ़ कर दिए जाएंगे. ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी गई है. विच बिलीव दैट फाइटिंग इन अ क्रूसेड वुड इंश्योर फॉरगिवनेस ऑफ सीन्स. मतलब सीन्स मतलब पाप, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ करना. तो जितने भी मतलब पाप किए हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा. द फेमस क्योट ऑफ पोप अर्बन II 1095 मार्क इट क्लियर एंड एविडेंट. यहाँ पे लिखा गया है, पोप अर्बन II ने कहे थे कि ऑल हु डाई बाय द वे वेदर बाय लैंड और बाय सी. मतलब अगर कोई भी मरता है, मतलब वह समुद्र के रास्ते या फिर ज़मीन के थ्रू, इन द बैटल अगेंस्ट द मुस्लिम, मतलब ये जो बैटल है मुस्लिम के विरोध में, उसमें जो भी मरता है, सल हैव इमीडिएट फॉरगिवनेस ऑफ सिन. मतलब कि उसे तुरंत माफ़ कर दिया जाएगा उनके पापों के लिए. आप समझ गया ना कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो धर्म गुरु है ये भड़काने के लिए लोगों को ऐसा बोले. ठीक है, इस तरीके का मतलब उस वक्त लाइन बोले थे कि जो भी इस युद्ध में मारा जाएगा उसके सारे मतलब पाप मिटा दिए जाएंगे. The most commonly known as campaigns in the Eastern Mediterranean aimed to recovering the Holy Land from the Islamic rule. वैसे आपको पता होगा कि जब रोमन एम्पायर था तो बहुत सारे लोग पूरे यूरोप में, और जो रोमन एम्पायर में जितने भी शहर थे, सभी लोग ऑलमोस्ट क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके थे. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि क्रिश्चियन पूरा था. ठीक है, अब यहाँ जो मेडिटेरियन एम्ड है टू रिकवरी द होली लैंड फ्रॉम द इस्लामिक रूल, मैं आपको ना मैप में दिखाता हूँ. देखो, ये इज़राइल है. ठीक है, यहाँ पे ना एक ये मेडिटेरियन सी है. ये सी नहीं है, ये आप कह सकते हो कि एक तालाब है. ठीक है, मतलब ये सी से कनेक्ट है, बट ये सी नहीं है. तो मेडिटेरियन सी. और यहाँ पे देख लो आप जेरूसलम, यहाँ पे एक छोटा सा जगह है जेरूसलम. और जेरूसलम क्रिश्चियन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, और इस्लामिक लोग जो इस्लामिक रिलीजन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पे. ठीक है, तो सारे क्रिश्चियंस ना आ गए लड़ाई करने के लिए इन इस्लामिक लोगों को भगाने के लिए यहाँ से. ठीक है, जेरूसलम में. और इस्लामिक ने यानी टर्क्स ने, जो कि इस्लाम धर्म के थे, वो सभी ने कब्जा कर लिया था इसी जगह पे, जेरूसलम. ठीक है, तो द मोस्ट कॉमनली नोन एज द कैंपेन इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन एम्ड टू रिकवरी द हॉली लैंड फ्रॉम द इस्लामिक रूल. द क्रूसेड्स कंपेरिज सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर. ये धर्म वॉर था. ठीक है, और बहुत सारा बार ये वॉर हुआ बिटवीन द किसके बीच में? क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में. विच स्टार्टेड प्राइमरली टू सिक्योर कंट्रोल ऑफ होली साइट कंसिडर्ड सैक्रेड बाय बोथ ग्रुप. सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र. ये जो है ना जेरूसलम, ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है. ठीक है, और यहाँ पे इस्लामिक जो है वो कब्जा कर लिए थे.
अब रिजल्ट ऑफ द क्रूसेड्स, तो मार धाड़ तो हो गया इतना, पर इसका रिजल्ट क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, उसके बारे में देखते हैं अब। Result of the Crusades. The Crusades brought about a significant change in medieval Europe. Significant का मतलब होता है important. तो ये जो Crusades हुआ, धर्म युद्ध हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा important changes आ गया medieval period में यूरोप में, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आए? द क्रिश्चियन स्टार्टेड द यूज़ ऑफ गन पाउडर, क्रिश्चियंस भी बारूद का इस्तेमाल करने लगे थे। समथिंग दैट दे हैड लर्न फ्रॉम द मुस्लिम, और सबसे पहले गन पाउडर ऐसे माना जाता है कि मुस्लिम्स बनाए थे, ठीक है। तो जब ये वॉर ख़त्म हुआ ना, तो ये क्रिश्चियंस भी गन पाउडर का यूज़ करना सीख लिए थे। Knowledge in the area of science, medicine, architecture was transferred from the Islamic and the Greek world to the West during the Crusades. और फिर जो ये टर्क्स जब हमला किए थे ना, तो सारे नॉलेज रिलेटेड टू साइंस के नॉलेज, मेडिसिन के नॉलेज और आर्किटेक्चर के नॉलेज, सभी ये सारे जो है क्रिश्चियंस सीख लिए थे, और ये सारे नॉलेज आए थे टर्क्स से ड्यूरिंग द क्रूसेड्स। दिस पेव्ड द पाथ ऑफ रेनेसा इन यूरोप। फिर सभी को जब नॉलेज आया ना, तो फिर यूरोप में रेनेसा आया। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, ठीक है। इसके बारे में आप क्लास 8 के चैप्टर 1 में पढ़ोगे, ठीक है। रेनेसा क्या होता है? रेनेसा मतलब कि लोगों के अंदर बुद्धि आना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फिर न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑल्सो मेड देयर वे इनटू द वेस्टर्न वर्ल्ड, और फिर नई नई डिस्कवरीज और इन्वेंशन होने लगे वेस्टर्न वर्ल्ड में। वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ द अरब सच एज अलजेब्रा, ऑप्टिक्स एंड इंजीनियरिंग केम टू द वेस्ट। ये सारी चीज़ आए, अलजेब्रा, ऑप्टिक्स और इंजीनियरिंग। दे बिगेन टू बी टॉट एज अ न्यू कोर्सेज इन यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़, और उस वक्त के यूनिवर्सिटी में ये सभी बातें पढ़ाई जाने लगे। मैनी न्यू टाउन्स एंड सिटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड। फिर युद्ध के बाद ना बहुत सारे नए नए शहर बसाए गए। द ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स डिमांड बेटर कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और वहाँ के जो बिजनेसमैन थे वो बोले कि हम बिज़नेस कैसे करेंगे, ठीक है, तो हमें अच्छा सा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। दे पे टैक्सेस टू द किंग एंड हेल्प देम टू राइज अ लार्ज आर्मी, और फिर जो बिज़नेस से जो फ़ायदा होते थे उसके कुछ पैसे वो वहाँ के राजा को दे दिया करते थे टैक्स के रूप में, ताकि वो आर्मी का देखरेख कर सके। This led to an increase in authority of the king and a decline in the power of the feudal lords. और फिर मतलब ऐसे में किंग का जो अथॉरिटी था उस वो इंक्रीज होने लगा। एंड अ डिक्लाइन इन द पावर ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल मतलब होता है सामंती, ठीक है। तो पहले क्या होता ना कि किंग ना सैलरी में थोड़ा थोड़ा ज़मीन दे दिया करते थे जो भी उनके सर्वेंट होते थे, तो ठीक है। तो वो सर्वेंट को क्या होता था कि सैलरी में थोड़ा थोड़ा ज़मीन जब बहुत ज़्यादा हो जाता था ना, तो सर्वेंट ही राजा से कट जाते थे। तो जब ऐसा होने लगा ना, मतलब सारे टैक्स देने लगे बिजनेसमैन, तो ये चीज़ ख़त्म हो गया। फ्यूडल लॉर्ड्स का जो है ये चलन ख़त्म हो गया, और फिर जो राजा थे वो सैलरी देते थे, सैलरी में कुछ पैसे दिया करते थे, ठीक है। अब आता है क्रिश्चियन मोनेस्टिक ऑर्डर। तो क्रिश्चियन मोनेस्टिक ऑर्डर पढ़ेंगे, उससे पहले आपने देख लिया ना कि क्या क्या रिजल्ट हुआ इस धर्म युद्ध का, और ठीक है। और बाद में दोनों लोग वहाँ पे रहने लगे थे, मतलब ठीक ठाक से रहने लगे थे लोग वहाँ पे। और फिर आता है क्रिश्चियन मोनेस्टिक ऑर्डर। द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर क्रिएटेड अ वॉइड इन द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन यूरोप। तो जैसे रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ तो वहाँ पे पूरा खोखला हो गया था वो जगह, यूरोप पूरा। दस मैनी पीपल लुक टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी एज क्रिश्चियनिटी स्प्रेड द पावर ऑफ द चर्च इंक्रीज्ड। और उस वक्त तक वहाँ के तो राजा जो थे वो साम्राज्य तो ख़त्म हो गया, पर वहाँ के लोग जो थे वो क्रिश्चियन को अपनाने लगे थे। और क्रिश्चियन का जो पूजा होता है जहाँ पे चर्च, तो वहाँ का जो फादर होता है ना, जो मेन होते हैं, वो अपने आप को मतलब उनका पावर फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन 3rd century Christ era, the concept of church developed with an elaborate infrastructure. और फिर 3rd century क्राइस्ट एरा में ऐसा बोला गया लोगों के द्वारा कि आप चर्च को ही ना मतलब बड़ा कीजिए और आप ही हम लोग का मतलब राजा के जैसा रहिएगा। बाय द 5th century क्राइस्ट एरा, क्रिश्चियन चर्चेज हैज़ बीन सेट अप ऑल ओवर द वेस्टर्न यूरोप। और क्रिश्चियन चर्च जो है पूरे यूरोप में फैल गए। प्रीस्ट लिव एमंग द पीपल। प्रीस्ट जो थे
यानी कि मतलब हिंदी में बोलते हैं पुजारी, ठीक है। तो वो लोगों के बीच रहते थे एंड प्रीच द परफॉर्मेंस रिलीजियस राइट्स, और फिर लोगों को क्रिश्चियन के बारे में बताया करते थे, क्रिश्चियनिटी के बारे में। एंड प्रीच्ड एंड परफॉर्म रिलीजियस राइट्स। सम प्रीस्ट चूज टू लिव इन एसेटिक इन मोनेस्ट्रीज, और कुछ जो प्रीस्ट थे ना, पुजारी थे, वो मतलब भिक्षु बन जाते थे। भिक्षु यानी कि मॉन्क, ठीक है, बन जाते थे, और वो मोनेस्ट्रीज में रहते थे। दे आर नोन एज मॉन्क्स, ठीक है। द क्रिश्चियन मॉन्क लिव्ड इन मोनेस्ट्रीज वेयर दे परस्यूड देयर रिलीजियस मिशन, और फिर मोनेस्ट्रीज में रह के उन्हें वो वहाँ पर सीखते थे कि उनका रिलीजन क्या सिखाता है। वीमेन हु हैड गिवन अप वर्ल्डली लाइफ, और वैसी वुमेन जो अपना ज़िंदगी को मतलब त्याग दी और वो मतलब क्रिश्चियन के लिए समर्पित हो गई, वे आर नोन एज नन्स एंड लिव्ड इन कॉन्वेंट एंड ननरीज, ठीक है। दीज मॉन्क्स एंड नन्स लिव्ड स्पार्टन लाइफ। ये लोग मतलब कि स्पार्टन लाइफ मतलब सभी कुछ छोड़ देना, मतलब सारा मौज मस्ती सारा कुछ छोड़ देना और बहुत सिंपल लाइफ स्पेंड करते थे। दे शर्न लग्जरी एंड कंफर्ट, मतलब ये सभी लग्जरी और कंफर्ट को छोड़ देते थे। एंड डिड नॉट मैरी, और ये शादी भी नहीं करते थे। द मॉन्क्स एंड द नन्स लिव्ड अ सिंपल येट ऑर्डरली लाइफ, और ये मॉन्क्स यानी कि जो मेल भिक्षु रहते थे और नन्स यानी कि जो वीमेन भिक्षु रहती थी, तो ये सभी बहुत ही सिंपल और ऑर्डरली लाइफ, मतलब सभी कुछ टाइम पे करना, ऐसा ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दी थी। दे हैड टू फॉलो अ वेरी रिजिड कोड ऑफ कंडक्ट, और ये सभी वेरी रिजिड यानी कि बहुत ही संयम से और सभी कुछ डिसिप्लिन वाला ज़िंदगी जीती थी। देयर डे वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और इनके जो दिन थे वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। पहला पार्ट था प्रेयर, 1 पार्ट फॉर प्रेयर, 1 फॉर स्लीप, और दूसरा पार्ट होता था सोने के लिए, एंड द थर्ड फॉर इंटेलेक्चुअल एंड मैनुअल लेबर, और तीसरा पार्ट था वो इंटेलेक्चुअल यानी कि अपने धर्म के बारे में जानना, और मैनुअल लेबर यानी कि सारा काम जो होता है वो खुद से करना, ये था इनका काम, ठीक है। तो आप समझ गए इनका दिन 3 पार्ट में जो डिवाइड था उनमें क्या क्या ये करते थे। पहला जो था वो था प्रेयर, दूसरा था स्लीप, और तीसरा था इंटेलेक्चुअल यानी कि पढ़ाई करना, और मैनुअल लेबर यानी कि खुद से अपना काम करना। अ लार्ज गार्डन, पॉन्ड, लाइब्रेरी, चर्च एंड हॉस्पिटल, द मॉनेस्ट्रीज कंटेन ऑलमोस्ट एवरीथिंग वन नीडेड, और एक मॉनेस्ट्री के अंदर ना सभी चीज़ पाए जाते थे जो कि एक इंसान को ज़रूरत होते थे। लाइक पॉन्ड यानी कि तालाब, लाइब्रेरी यानी कि बुक्स जहाँ पे रखे रहते हैं पढ़ने की जगह, चर्च यानी कि प्रेयर करने की जगह, और हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड द चर्च वॉज द ओनली सोर्स ऑफ एजुकेशन, और यूरोप के मिडिवल पीरियड में ना चर्च ही था सिर्फ एक ऐसा जगह जहाँ पे पढ़ाई होते थे। इट ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द सिक, द पुअर एंड डिस्टिट्यूट, मतलब कि जो बहुत बूढ़े लोग रहते थे, बहुत जो गरीब रहते थे और जो बहुत बीमार रहते थे, उनका देखरेख चर्च में किया जाता था। मैनी मॉन्क्स लाइक सन थॉमस एक्विनियस ऑल वर आउटस्टैंडिंग स्कॉलर एंड फिलोसोफर, तो कुछ मॉन्क्स हैं जिनका नाम है, एक ये जो मॉन्क है इनका नाम है सन थॉमस एक्विनियस। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्कॉलर यानी कि विद्वान थे, और फिलोसोफर थे यानी कि दर्शन शास्त्री थे, ठीक है। मतलब अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। अब बताया गया यहाँ पे प्रीस्ट और बिशप के बारे में। प्रीस्ट एंड बिशप्स, द प्रीस्ट फॉर्म्ड द लोएस्ट रंग ऑफ द मॉनेस्ट्री ऑर्डर, तो प्रीस्ट जो होते थे ना वो थोड़े लोअर लेवल के होते थे, पुजारी। दे परफॉर्म रिलीजियस सर्विस, तो रिलीजियस सर्विस यानी कि जो भी रिलीजियस से काम रहते थे वो ये लोग करते थे। बैप्टिज़म यानी कि नामकरण करना, एंड कंडक्टेड मैरिज, और शादी ब्याह कराना इनका काम रहता था। द बिशप वर अ रैंक हायर देन द प्रीस्ट, और जो बिशप होते थे उनका रैंक हायर होता था इन प्रीस्ट से। दे सुपरवाइज द चर्च इन इट्स एवरीडे फंक्शनिंग, और वो देख रेख करते थे चर्च का। Among the bishop of the 5 important city of the Christian Church, Constantinople, Rome, Alexandria, Antioch and Jerusalem, the bishop of the Rome gained absolute supremacy, और जो रोम के जो बिशप होते थे ना उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होता था। He took the title of Pope, और ये अपने जो है टाइटल रखते थे पोप, और पॉप आज भी है होता है, ठीक है। पॉप जो है वो आज भी होते हैं, और कुछ दिन पहले ही मोदी जी पॉप से मिले थे, उनका नाम था पॉप फ्रांसिस,
तो ये वो पिक्चर है, ये नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, और ये है पोप, ठीक है, संत फ्रांसिस पोप। तो आप देखो इन्हें, ठीक है, ये ना अभी मतलब क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े धर्म के जो सबसे मालिक होते हैं ना, वो ये हैं। तो ही टुक द टाइटल ऑफ पॉप मीनिंग फादर इन लैटिन, और लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है फादर। तो द संत पॉप ऑफ संत पीटर्स चर्च बिकेम द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द क्रिश्चियन, ठीक है, द पॉप ऑफ संत पीटर्स चर्च। तो जो संत पीटर चर्च के जो पोप है वो सबसे मतलब हेड माने जाते हैं क्रिश्चियंस के, माने जाते थे क्रिश्चियन के। हाउएवर बाय द 16th सेंचुरी द क्रिश्चियन चर्च हैड मेनी डिवीज़न, पर 16th सेंचुरी में ना जो क्रिश्चियन की चर्च है ना वो बहुत सारे मतलब मेनली तो दो पार्ट में मतलब डिवीज़न हो गया, मतलब टूट गए। Important among those division were the Eastern Orthodox Church and the Western Protestant Church। तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च, और दूसरा है वेस्टर्न प्रोटेस्टेंट चर्च, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ मॉनेस्ट्रीज, तो मॉनेस्ट्रीज़ का क्या इम्पैक्ट रहा। मॉनेस्ट्रीज़ यानी कि जो भिक्षु थे वो यहाँ पे पढ़ाई करते थे, और यहाँ पे हॉस्पिटल होता था, तालाब होते थे, मतलब सभी बेसिक नीड होते थे एक इंसान को जितना ज़रूरत होता था। तो मॉनेस्ट्री प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मिडवल यूरोप। तो मॉनेस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे मिडवल यूरोप में। दे इमर्ज एट द सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। यहाँ पे मॉन्क और नन्स आते थे पढ़ाई करने के लिए। दे स्टडीड वेरियस सब्जेक्ट सच एज लिटरेचर, आर्ट एंड रिलीजन। और यहाँ पे बहुत सारे पढ़ाई करने आते थे जिनमें लिटरेचर, आर्ट और रिलीजन भी शामिल थे। मैनी टाउन्स एंड सिटी बिल्ड ह्यूज चर्चेस। बहुत सारे ऐसे शहर थे जहाँ पर बहुत बड़े बड़े चर्चेस बिल्ड हुए, विच बिकेम ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। और वो बाद में जाके भी ना बहुत बड़े बड़े सेंटर ऑफ लर्निंग बने, लोग यहाँ पर आके पढ़ाई करते थे। सच एज द कैम्ब्रिज एंड द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनके नाम है, यहाँ पे आज भी लोग पढ़ाई करते हैं, और ये दुनिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। Secular subjects such as history, philosophy, medicine, law and astrology were also taught in these universities। सेकुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सेकुलर सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। तो हिस्ट्री, फिलॉसफी, मेडिसिन, लॉ एंड एस्ट्रोलॉजी भी यहाँ पे पढ़ाई होते थे। सिंस प्रिंटिंग प्रेस एंड पेपर हैड नॉट येट बीन इन्वेंटेड, और इस वक्त तक पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, द मॉन्क्स रोड बुक बाय द हैंड ऑन प्रीचमेंट विच वॉज वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ द मिडवल सिविलाइजेशन इन यूरोप। तो जब पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग प्रीचमेंट यानी कि प्लांट के खाल पे लिखा करते थे, ठीक है, और उनमें पढ़ाई करते थे। Nuns and monks educate children, treated sick people and extended help to the needy। तो जो नन और मॉन्क्स थे ना वो बच्चों के और फिर जो बीमार लोग थे उनके और जो भी ज़रूरतमंद लोग होते थे ना उनकी मदद करते थे। Monastery became important center where architecture, mural painting मतलब दीवार पे पेंटिंग होना, वुड वर्क यानी कि लकड़ी का काम, एंड ग्लास पेंटिंग फ्लोरिस्ट। और यहाँ से ही मतलब मॉनेस्ट्री से ही ये सब सारी चीज़ें फ्लोरिस्ट हुई, मतलब कि फूले और बढ़े, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरे चैप्टर। अब अच्छे से आप इनका क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना, और इनकेस अगर किसी लाइन में डाउट है या फिर किसी वर्ड में भी डाउट है ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।